डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 29। कॉलेज के कैंटीन एरिया में सभी लोग कियारा को चाहत के ऊपर गर्म कॉफी फेंकते हुए देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कोई लड़की अपनी नफरत में इतनी अंधी हो सकती है। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। वही चाहत के दोस्त जो कि उसके साथ ही पीछे पीछे आ रहे थे, वह भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कियारा चाहत के साथ ऐसा करेगी। चाहत जो कियारा को ही देख रही थी वह तुरंत ही साइड हो जाती है, पर फिर भी उसका हाथ कॉफी के कारण जल सकता था। पर पता नहीं कहां से कैंटीन में काम करने वाला एक लंबा चौड़ा लड़का चाहत के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे चाहत को एक भी खरोश नहीं आती। वही सारे स्टूडेंट यह नज़ारा देखकर बहुत घबरा जाते हैं। उस लड़के पर ज्यादा कॉफी नहीं गिरी थी, पर कॉफी के कुछ छिटे उसके कपड़ों पर गिर गए थे। वही कियारा जब ये देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहती है, हे वेटर, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? वही वह लड़का तुरंत ही माफी मांगते हुए कियारा से कहता है, सॉरी मैडम। वही चाहत जो कि पहले कियारा से शांति से बात कर रही थी वह तुरंत ही उस लड़के के पास जाती है और उसको देखते हुए कहती है, आपको इस घमंडी लड़की से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसको तो मैं बाद में सबक सिखाती हूँ। पहले मुझे ये बताए कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वह लड़का अपना सरना में हिला देता है और वहां से जाने लगता है। वही चाहत उस लड़के को देख रही थी क्योंकि वह लड़का किसी भी एंगल से वेटर नहीं लग रहा था। भले ही उसने वेटर के कपड़े पहने हो, पर उसकी बॉडी और उसके हाव भाव बिल्कुल ही अजीब थे। वही चाहत एक नज़र उस लड़के को देखकर तुरंत ही कियारा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बिना वक्त गंवाए जोर से एक थप्पड़ कियारा के गाल पर जड़ देती है। थप्पड़ इतनी जोरों का था कि कियारा सीधा लखाकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि उसने बहुत ही ऊंची हील पहनी हुई थी जिसकी वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाए और सीधा फर्श पर गिर गई। वही सारे स्टूडेंट ये देखकर बहुत खुश हो गए थे। उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। उनका मन कर रहा था कि वह घर जाकर अपने मोहल्ले में लड्डू बांटे, क्योंकि यह लड़की उन्हें बहुत परेशान करती थी। अब जाकर सभी स्टूडेंट के दिल को चैन आया था। वही चाहत अपने लेयर में कटे सिल्की बालों में अपना हाथ फिराते हुए बहुत ही स्टाइल से चलती हुई कियारा के पास जाती है और अपने लेदर जूते से कियारा का हाथ अपने पैरों तले मसलते हुए कियारा से कहती है, आई डोंट केयर तुम किस फैमिली से हो और तुम्हारी फैमिली कितनी पावरफुल है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगली बार गलती से भी मेरे रास्ते में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ अच्छा पेश आओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी रहूंगी, वरना तुम मुझसे उलझने की कोशिश करोगी तो बर्बाद हो जाओगी। इसलिए मुझसे दूर ही रहना। इतना कहकर वह कियारा का हाथ जोर से मसल देती है, जिससे कियारा दर्द से तड़पने लगती है और अपने चेहरे पर दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव लेकर चाहत को देखने लगती है। कियारा का पूरा हाथ चाहत के जूते के नीचे था, जिसकी वजह से उसका हाथ लाल हो गया था। चाहत अपना पैर वहां से हटाकर अपनी हेजल ब्राउन आंखों से कियारा को घूरने लगती है और वहां से अपने लेदर जैकेट को ठीक करते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ उस टेबल पर बैठ जाती है जिस टेबल पर पहले कियारा बैठी हुई थी। वही कियारा इस वक्त फर्श पर पड़ी हुई थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर आज उसे चाहत से डर लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे चाहत की हेजल ब्राउन आंखों में एक वार्निंग नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वह डर गई थी। वही उसके दोस्त जो कि हर वक्त कियारा की चमचागिरी करते रहते थे, वह तुरंत ही कियारा के पास जाने लगते हैं। कियारा की बेस्ट फ्रेंड रिचा कियारा को फर्श से खड़े होने में मदद करती है और गुस्से से चाहत को देखने लगती है, पर वह कुछ कहेती नहीं, क्योंकि अगर चाहत कियारा का ये हाल कर सकती है तो उसका तो वह कचुम्बर ही बना देगी, इसलिए वह चुप ही रहती है। वही कियारा रिचा का हाथ झटक कर वहां से जाने लगती है। उसके पैर चलते वक्त लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि हाई हील की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से सीधा कैंटीन एरिया से बाहर जाने लगती है और फिर बाहर पार्क की हुई अपनी स्पोर्ट्स कार को लेकर वहां से हवा की तरह गायब हो जाती है, क्योंकि आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चाहत ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी और उसे चांटा भी मारा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वह रोए जा रही थी, क्योंकि वह कपूर फैमिली की प्रिंसेस थी। उस पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। अगर वो कोई भी चीज़ मांगती कपूर फैमिली उसे उसी वक्त लाकर दे देती। उसके सामने कोई भी अपनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था।
इसलिए आज वह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपनी गाड़ी सड़क पर बहुत तेजी से चला रही थी। वह इस वक्त कॉलेज से काफ़ी दूर आ गई थी। पूरी सड़क पर कुछ ही गाड़ियां चल रही थी क्योंकि दोपहर के 1 बजे थे, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना कम हो गया था। वही कियारा अपनी ही धुन में गाड़ी चला रही थी कि अचानक से उसकी नज़र अपने सामने से आती हुई एक ट्रक पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। वही कियारा जब ये देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लग रहा था मानो ये ट्रक उसे ही कुचलने आ रही हो। वही कियारा तुरंत ही स्टीयरिंग व्हील को एक तरफ घुमा देती है, जिससे कुछ ही देर में वहां पर तेज आवाज के साथ माहौल में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ मुंबई में कुणाल अपना सारा काम खत्म करके अंश के साथ सोफे पर बैठकर अंश को खाना खिला रहा था। वही अंश खाते खाते ग्लास वॉल के नज़दीक खड़े जॉई को देख रहा था, जो कि इस वक्त उससे काफ़ी दूर था। क्योंकि जॉई हमेशा कुणाल से दूरी बनाकर रखता था, उसे कुणाल बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सिर्फ अंश के कारण ही उसके साथ रहता था। भले ही वह जानवर हो, पर वो सब समझता था अगर ख्वाहिश अपने साथ उसे नहीं लाती तो कब का वह फुटपाथ पर पड़े पड़े मर जात। वह कुणाल से नफरत करता था, इसलिए तो वह कभी उसके सामने देखता तक नहीं था। उसका खाना भी मारिया आंटी अपने पैसे से लाती थी। वो कभी भी कुणाल के घर का बना हुआ खाना नहीं खाता था। जब से वह यहाँ आया था तब से लेकर आज तक मारिया आंटी खुद के लिए और जॉई के लिए अलग खाना बनाती थी। कुणाल अंश को खाना खिलाकर उसका चेहरा अपने हाथों से साफ करने लगता है। उसके बाद वह अंश के फोरहेड पर किस करके तुरंत ही किसी को आवाज लगता है, जिससे 2 सर्वेंट आकर पूरे टेबल को साफ करने लगते हैं और वहां से सारा सामान लेकर जाने लगते हैं। वही कुणाल सोफे से खड़ा होकर अपने केबिन से अटैच प्राइवेट रूम में चला जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने हैंड वॉश करने लगता है। उसने आज खाना नहीं खाया था, पता नहीं क्यों, पर उसे बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। दिल्ली में खुराना मेंशन स्वीकृति जी और सुमित्रा जी इस वक्त लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और एक दूसरे से बातें कर रही थी। वह कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी। वही दक्ष उन सब से दूर 3rd फ्लोर पर जाकर चाहत के कमरे में इधर उधर घूम रहा था और पूरे कमरे को देख रहा था। उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी वह खुराना मेंशन आता था हमेशा चाहत के साथ ही रहता था। उसे चाहत बहुत अच्छी लगती थी। वह चाहत के लिए बहुत ही पजेसिव था। अगर चाहत किसी से बात भी कर ले तो उसे गुस्सा आने लगता था। वही एक नौकर जो कि दक्ष के पीछे पीछे कमरे में चला आया था, जब दक्ष की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी काली आंखें सख्त हो जाती है और वह अपनी ऑर्डरली टोन में सर्वेंट से कहता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। वही नौकर दक्ष की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। आज उसे दक्ष की आवाज़ में कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह नौकर दक्ष की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और चाहत के कमरे से बाहर जाने लगता है। दक्ष ने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो कि पर्सनली अक्षय के डिजाइनर ने उसके लिए डिज़ाइन किया था। क्योंकि दक्ष को हमेशा टिप टॉप रहना पसंद था, जिसकी वजह से सुमित्रा जी दक्ष से नाराज रहती थी, क्योंकि वो जब भी कपड़े खरीदने जाती थी तो दक्ष के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े लाती थी, पर दक्ष कभी उन्हें नहीं पहनाता था। उसके पास जितने भी कपड़े थे वह सारे ब्लैक कलर के थे। वह जब भी चाहत के घर पर सुमित्रा जी के साथ आता था हमेशा ऐसे तैयार होता था जैसे कि किसी पार्टी में जा रहा हो। दक्ष भले ही 4 साल का हो, पर वह बहुत ही क्यूट और हैंडसम लगता था। उसका चेहरा बिल्कुल दूध की तरह गोरा, जिस पर ब्लैक कलर बहुत ही सूट करता था। वह अपने लोअर के पॉकेट में हाथ डाले पूरे कमरे को देख रहा था और चाहत का इंतजार कर रहा था। अचानक से उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे तुरंत ही मुड़कर पीछे देखता है। एपिसोड 30 मुंबई में कुणाल अपने प्राइवेट रूम से सीधा केबिन के अंदर आ जाता है और अपने लंबे लंबे पैरों से चलते हुए सोफे के नज़दीक आकर अंश के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके आगे अपने दोनों हाथ फैला देता है। वही अंश भी उसका इशारा समझकर अपने दोनों हाथ कुणाल की गर्दन पर लपेट लेता है। कुणाल अपने बेटे को अपनी मजबूत बाहों में कैद करके अपना सर नीचे झुकाकर अंश के गाल पर किस कर देता है और खड़ा होकर चलते हुए ग्लास वॉल के नज़दीक जाकर खड़ा हो जाता है। वही अंश इस वक्त चुप था। वह अपनी हजब ब्राउन आंखों से ग्लास वॉल के नीचे का नज़ारा देखने लगता है, जहां पर पूरा मुंबई शहर दिख रहा था। वही कुणाल अंश को देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में अंश से कहता है, अंशु, क्या आप दादू के पास जाना चाहते हो? अंश, जो कि ग्लास वॉल से पूरे मुंबई शहर को देख रहा था, वह अपनी हेजल ब्राउन आंखें घुमाकर अपने डैडी को देखने लगता है और कुणाल से कुछ नहीं कहता। कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से अंश के चेहरे को देख रहा था, जो कि इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था और उसकी आंखों में एक खालीपन था। फिर भी कुणाल उसके दिल की बात समझ जाता है और अंश से कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मारिया दादी और जॉई हमारे साथ ही दिल्ली चलेंगे। तब तो तुम आओगे ना? अंश, जो पहले इमोशनलेस चेहरे के साथ कुणाल को देख रहा था,
जब वह ये सुनता है तो उसके चेहरे पर हल्की खुशी दिखाई देती है और वह अपना सर हाँ में हिला देता है। कुणाल जब ये देखता है कि अंश दिल्ली जाने के लिए मान गया है तो वह चैन की सांस लेता है। उसे पता था अंश को फैमिली के प्यार की जरूरत है। उसने 4 साल अंश को अपनी फैमिली से दूर रखकर देख लिया पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसको ये लगता था कि वह अपने बेटे को अकेले संभाल सकता है, उसे प्यार दे सकता है, पर वह गलत था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसे ऐसा एहसास होने लगा कि उसकी वजह से उसका बेटा 4 दीवारी में कैद होकर रह गया हो और उसका दम घुट रहा हो। उसका दूसरा कारण ये भी था कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से अंश को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी फैमिली से भी दूर रहता था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह वापस दिल्ली चला जाएगा और अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा, जिससे अंश बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो सके और उनकी तरह खुश रह सके। दूसरी तरफ दिल्ली में खुराना मैंशन, दक्ष जो कि अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ पूरे रूम को देख रहा था, अचानक से किसी की आवाज़ सुनता है तो पीछे पलटकर देखने लगता है। दक्ष अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह अपने होठों पर बेहद की प्यारी मुस्कान लिए अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में सामने वाली लड़की से कहता है, स्वीटी तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहा था। दक्ष इतना कहकर अपने कपड़े ठीक करने लगता है और बहुत ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाकर सामने वाली लड़की को देखने लगता है। वही सामने वाली लड़की दक्ष को देखकर बहुत खुश हो जाती है और झुककर तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लेती है और दक्ष से कहती है, हाय मेरा चीकू कितना हैंडसम लग रहा है। दक्ष अपने छोटे छोटे हाथ उस लड़की के गर्दन पर लपेटकर उसे कसकर पकड़ लेता है और उसके गोरे बेदाग चेहरे को देखने लगता है। वो लड़की बिना वक्त गवाए दक्ष के चबी गानों पर किस कर देती है, जिससे दक्ष का गोरा चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो लड़की जब ये देखती है कि दक्ष शर्मा रहा है तो वह तुरंत ही उसे अपनी गोद में लेकर गोल गोल घुमाते हुए दक्ष से कहती है, हाय मेरा चीकू शर्माते हुए कितना क्यूट लगता है। इतना कहकर वह दक्ष को लेकर पूरे रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसे दक्ष जोर जोर से हंस रहा था और अपनी आंखों से सामने वाली लड़की को प्यार से देख रहा था। दक्ष हंसते हंसते उस लड़की के गालों पर किस कर देता है और उस लड़की से कहता है, आई लव यू स्वीटी, मुझे आप बहुत पसंद हो। वह दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि उसके कानों में स्वीकृति जी की आवाज़ पड़ती है जो चाहत को डांट रही थी, चाहत यह क्या लगा रखा है, पहले वॉशरूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर से आने के बाद पहले अपने मुंह हाथ धो लिया करो। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो और यह क्या कर रही हो। उतारो दक्ष को नीचे, वह गिर जाएगा। वही सुमित्रा जी जो कि स्वीकृति जी के साथ ही चाहत के कमरे में आई थी, वह स्वीकृति जी से कहती है, तुम बेचारी बच्ची को क्यों डांट रही हो, वह कितनी मासूम है, तुम हर बार इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो। स्वीकृति जी जब ये सुनती है तो सुमित्रा जी से कहती है, आप जानती है ये कितनी बदमाश है, जब देखो तब किसी न किसी से झगड़ा करती रहती है और बाद में अपनी शक्ल ऐसे बनाती है जैसे कि इससे मासूम कोई हो ही ना। चाहत जो कि दक्ष को गोल गोल घुमा रही थी, वह अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए स्वीकृति जी से कहती है, थैंक यू आंटी मेरा सपोर्ट करने के लिए। रही बात झगड़ा करने की तो मॉम मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, वह सामने से मुझसे झगड़ा करते हैं, जिससे न चाहते हुए भी मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा ना, गलत करने से ज़्यादा गलत सहना पाप होता है, इसलिए मैं ये पाप करना नहीं चाहती। क्यों दक्ष सही कहा ना। इतना कहकर वो दक्ष की ओर देखने लगती है। वही दक्ष अपनी प्यारी आवाज में चाहत से कहता है, माई स्वीटी इज ऑलवेज राइट। वही स्वीकृति जी जब ये सुनती है तो चाहत से कहती है, तुम दक्ष को भी अपने जैसा बना दोगी। अगर अक्षय को पता चल गया कि तुम उसके बेटे को ये सब सिखा रही हो तो वह पक्का तुम्हारी क्लास लगा देगा। दक्ष जब अक्षय का नाम सुनता है तो अपना मुंह बिगाड़ देता है। वही चाहत अक्षय का नाम सुनकर स्वीकृति जी से कहती है, मॉम आप उस खड़ूस का नाम लेकर मेरे अच्छे खासे मूड की बैंड क्यों बजा रही है। जब देखो तब मेरे और दक्ष के बीच में आ जाता है। मेरा मन करता है कि उसे जाकर बहुत पीटूं, पर मैं अपने चीकू की वजह से रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने चीकू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। स्वीकृति जी जब ये सुनती है तो अपनी आंखें घुमाते हुए चाहत से कहती है, बड़ी आय अक्षय को पिटने वाली, तुम खुद उससे इतना डरती हो कि कभी उसके सामने भी नहीं जाती। सामने जाना तो दूर, उसका नाम सुनकर भी तुम डर जाती हो। अब ज़्यादा बहादुर बनना बंद करो और जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। वही चाहत अपना पैर पटकते हुए स्वीकृति जी को देखने लगती है। उसके बाद अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर दक्ष को अपनी गोदी से उतारकर दक्ष से कहती है, बेबी तुम यहीं रुको, मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
बाद में हम टेस्टी टेस्टी खाना खाएगा। इतना कहकर वो दक्ष के फोरहेड पर किस कर देती है और उसके बालों में अपना हाथ घुमाकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। वही सुमित्रा जी दक्ष को अपने चेहरे पर हल्का गुस्सा लिए देखने लगती है, क्योंकि जब भी वह दक्ष को किस करती थी तो दक्ष उन्हें ये कहकर मना कर देता था कि वह कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे यह किसी विसी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज जब चाहत ने उसे किस किया था तो वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसे प्यार से देख रहा था। दक्ष जो कि अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए चाहत को देख रहा था, अचानक से उसकी नजरें अपनी दादी पर पड़ती है जो कि उसे गुस्से से घूर रही थी। जब दक्ष ये देखता है तो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसके बाद अचानक से वह अपने छोटे छोटे पैरों से सुमित्रा जी के पास चलते हुए जाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें गोदी में उठाने का इशारा करता है। वही सुमित्रा जी जो कि पहले दक्ष को गुस्से से देख रही थी वह तुरंत ही शांत हो जाती है और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार से देखने लगती है। दक्ष अपनी प्यारी सी आवाज में सुमित्रा जी से कहता है, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप जल्दी नीचे जाए, मैं बाद में स्वीटी के साथ नीचे आ जाऊंगा। इतना कहकर वह सुमित्रा जी के गाल पर किस कर देता है। वही सुमित्रा जी अचानक से शोक में चली गई थी, क्योंकि आज पहली बार दक्ष ने उन्हें किस किया था। वह बहुत खुश हो जाती है और दक्ष से कहती है, अले मेरे बच्चे को भूख लगी है, हम अभी नीचे जाकर सारा इंतजाम देखते हैं, तब तक तुम यहाँ रुको। इतना कहकर वो दक्ष को अपनी गोद से उतार देती है और स्वीकृति जी के साथ वहां से जाने लगती है। वही दक्ष जब अपनी दादी को बाहर जाते हुआ देखता है तो अपना मुंह बिगाड़ देता है और चैन की सांस लेते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी दादी को ऐसे ही उल्लू बनाया करता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे छुए या कोई उसके पास आए, भले ही वह इंसान उसकी दादी ही क्यों ना हो। मुंबई में कुणाल और अंशविना वापस आ गए थे। कुणाल ने मारिया आंटी को बता दिया था कि वह यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं। वही मारिया आंटी भी कुणाल के साथ जाने के लिए मान गई थी, क्योंकि वैसे ही वह यहाँ अकेली रहती थी। अंश अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था और वह अपनी ड्रॉ की हुई ड्राइंग को देख रहा था, जो कि ठीक से बनी नहीं थी। उसमें सिर्फ एक लड़की की आंखें ही दिख रही थी जो कि बिल्कुल अंश से मिलती जुलती थी। अंश ने जब से पेंटिंग और ड्राइंग सीखी थी तब से वह हमेशा इस तस्वीर को बनाने की कोशिश करता था, पर कभी भी वह उस लड़की का चेहरा ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाता था। इस वक्त उसने अपने हाथ में कई सारी ड्राइंग शीट पकड़ी हुई थी जिसमें सिर्फ उस लड़की की आंखें दिखाई दे रही थी, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, उससे आगे वो कभी ड्रॉ कर ही नहीं पाता था। अंश अपनी हेजल ब्राउन आंखों से उन सभी ड्राइंग शीट को देखने लगता है। उसके बाद वह अपनी स्टडी टेबल के ड्रॉवर में से एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का बॉक्स निकालता है, जिसमें छोटी सी चाबी लगी हुई थी और उस पर बहुत ही बेहतरीन लकड़ी की कारीगरी की गई थी, जिससे वह बॉक्स काफ़ी यूनिक लग रहा था। अंश तुरंत ही उस चाबी को घुमाकर बॉक्स को खोल देता है। उसके बाद वह सारी ड्राइंग शीट को एक एक करके उसके अंदर रखने लगता है। वो ये सब काम बहुत ही संभल कर रहा था, जैसे कि उसे डर हो कि कहीं ये ड्राइंग फट ना जाए। सारी ड्राइंग शीट उस बॉक्स में रखकर वह उसे चाबी से बंद कर देता है। उसके बाद उस लकड़ी के बॉक्स को अपने छोटे से बैग में रख देता है, जिसमें पहले से ही उसकी किताबें पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में मारिया अंश के कमरे में आती है और उसे रेडी करने लगती है, क्योंकि उनको 3 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए निकलना था। कुणाल ने पहले ही मारिया आंटी को बता दिया था कि वह अंश को रेडी रखे। दिल्ली में खुराना हाउस। चाहत दक्ष के साथ बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट्स और ऊपर रेड लूज टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर बहुत ही प्यार मिकी माउस का कार्टून बना हुआ। उसने अपने गीले बालों में बहुत ही प्यार हेयर बैंड लगाया हुआ था, जिससे वह किसी क्यूट बच्ची की तरह लग रही थी। चाहत दक्ष का गाल खींचते हुए उससे कुछ बात कर रही थी। वही दक्ष भी उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। वही चाहत जब दक्ष को हंसता हुआ देखती है तो उसे और भी कसकर अपने आप से चिपका लेती है और उसके गालों पर किस कर देती है। वह दोनों अपनी ही मस्ती में बात करते हुए नीचे आ रहे थे। वही चाहत दक्ष से बात कर रही थी कि उसे अचानक से ऐसा फील होने लगता है कि कोई उसे कब से देख रहा है। वह अपनी नज़र जब लिविंग हॉल में डालती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका पूरा चेहरा शोक के मारे सफ़ेद पड़ जाता है। एपिसोड 31। दिल्ली में खुराना मेंशन। दक्ष चाहत से बात करते हुए बहुत ही खुश हो रहा था और हंस रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारे डिंपल पड़ रहे थे। जब वह देखता है कि उसकी क्योंकि उसकी और न देखकर कहीं और देख रही है तो वह तुरंत ही चाहत के गाल पर किस करते हुए चाहत से कहता है, स्वीटी तुम मेरी और क्यों नहीं देख रही? क्या मैं अब तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? क्या मेरी क्यूटनेस कम हो गई है?
इतना कहकर वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छूने लगता है और अपने बालों को ठीक करने लगता है। वही चाहत जो लिविंग हॉल में खड़े आदमी को देखकर शॉक हो गई थी, वह तुरंत ही दक्ष के दोनों गाल अपने हाथों से पकड़कर उसका चेहरा सामने की ओर घुमा देती है। दक्ष जो कि पहले चाहत को देख रहा था, उसकी नज़र लिविंग हॉल में खड़े आदमी पर पड़ती है तो उसका भी हाल चाहत जैसा हो जाता है। वह अपने चेहरे पर परेशानी लिए सामने खड़े आदमी को देखने लगता है, जो कि इस वक्त सुमित्रा जी और स्वीकृति जी से बात कर रहा था, या यूँ कहो कि किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। दक्ष तुरंत ही नीचे खड़े आदमी को देखते हुए चाहत से कहता है, स्वीटी चलो ऊपर चलते हैं, वरना डैडी ने देख लिया तो वह मुझे अपने साथ वापस ले जाएंगे और मुझे वापस नहीं जाना। चाहत दक्ष की बात सुनकर दबे पैर पीछे मुड़ जाती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। वह जा ही रही थी कि उसके कानों में किसी की भारी आवाज़ सुनाई देती है, कम हियर, जिससे चाहत कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी घबराहट को छुपाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लिए पीछे मुड़ जाती है। वह अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। इस वक्त उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पता नहीं क्यों, पर उसे सामने खड़े आदमी से बहुत डर लगता था। वही दक्ष जो कि चाहत की गोद में दुबक कर बैठा था, वह चाहत को डरते हुए देखता है तो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर चाहत से कहता है, स्वीटी तुम डर क्यों रही हो? मेरे डैडी कोई मॉन्स्टर नहीं है, तुम उनसे इतना क्यों डरती हो? चाहत जब दक्ष की बात सुनती है तो दक्ष से कहती है, अरे वह तुम्हारे डैडी है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर मेरा वह कचुम्बर बना देंगे। तुमने कभी अपने डैडी को देखा है? जब देखो तब सड़ा हुआ मुंह बनाकर रखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो सामने खड़े इंसान की जान ही ले लेंगे। जब देखो तब खड़ूस मेजब बनकर घूमते रहते हैं। अगर इतना ही शौक था तो वापस से आर्मी में क्यों नहीं चले जाते? इतना कहकर वह अपना मुंह बिगाड़ने लगता है। लिविंग हॉल में खड़ा आदमी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए सीढ़ियों से उतर रही चाहत को देखने लगता है। उसकी भूरी आंखें इस वक्त चाहत पर गड़ी हुई थी और वह अपनी इंटेंस नज़रों से दक्ष और चाहत को देख रहा था। उसने इस वक्त वाइट कलर का डबल ब्रेस्टेड इटालियन बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा काफ़ी हैंडसम था और उसके एक आईब्रो पर हल्का कट लगा हुआ था। उसका चेहरा काफ़ी गोरा था और उसके नोक पर छोटा सा काला तिल था जो नज़दीक आने पर ही दिखता था। उसकी भूरी आंखें चील की तरह तेज थी, वो इंसान को देखकर पता लगा सकता था कि वह इंसान कैसा होगा। उसके बाल किसी आर्मी ऑफिसर की तरह छोटे छोटे और सलीके से कटे हुए थे। उसके इटालियन बिजनेस सूट के राइट साइड में बहुत ही सुंदर डायमंड का ब्रोच लगा हुआ था जो उसके लुक में चार चांद लग रहा था। इंडियन आर्मी में मेजर होने की वजह से उसका बिहेवियर काफ़ी सख्त था, उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। उसने अपने हाथ में बहुत ही यूनिक घड़ी पहनी हुई थी जो दिखने में किसी डिवाइस की तरह लग रही थी, जहां पर वक्त वक्त पर रेड लाइट जल रही थी। वो इस वक्त बहुत ही डिसिप्लिन से खड़ा था, उसे देखकर ही कोई समझ सकता था कि वह आदमी कितना स्ट्रिक्ट होगा। वह किसी से बात भी करता तो ऐसा लगता मानो किसी को ऑर्डर दे रहा हो। उसका चेहरा इतना सख्त था कि कोई उसके पास जाने से पहले 2 बार सोचता। वह आदमी अपना एक हाथ लोअर की पॉकेट में डाले सामने से आ रहे चाहत और दक्ष को देख रहा था। वही स्वीकृति जी उस आदमी से कहती है, अक्षय बेटा तुम काफ़ी दिनों बाद हमारे घर आए हो, क्या तुम हमारे साथ लंच करोगे? वह आदमी और कोई नहीं बल्कि अक्षय रायजादा था। वह अपनी नज़रें चाहत पर ही गड़ाए स्वीकृति जी से कहता है, नहीं आंटी। वही सुमित्रा जी जब अक्षय का ऐसा जवाब सुनती है तो अक्षय से कहती है, अक्षय ये क्या हुआ? तुम हमारे साथ बैठकर लंच क्यों नहीं कर सकते? अक्षय अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे आज ही लंदन जाना होगा इसलिए मैं आपको बताने आया था, और हाँ मुझे आने में 1 हफ्ता लग सकता है, इसलिए आप दक्ष का ख्याल रखना। अगर उसने कोई भी शैतानी की तो सच में मैं उसे मिलिट्री स्कूल भेज दूंगा। इतना कहकर वह चाहत और दक्ष को देखने लगता है। दक्ष जो कि चाहत की गोद में बैठा हुआ था, जब वह सुनता है कि उसके डैडी लंदन जाने वाले हैं तो वह थोड़ा मायूस हो जाता है। चाहत सीढ़ियों से उतरकर लिविंग हॉल में आ जाती है। वही अक्षय अपने लंबे लंबे कदमों से सीधा चाहत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और दक्ष को देखने लगता है। उसके बाद वह चाहत के बेहद नज़दीक आकर दक्ष के फोरहेड पर किस करके वापस सीधा खड़ा हो जाता है और दक्ष को एक नज़र देखकर अपने बगल में खड़े असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है। दक्ष जो कि चाहत की गोद में बैठा हुआ था, वह अपने डैडी को इमोशनल होता देखकर तुरंत ही अपने दोनों हाथ फैला देता है और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने डैडी को देखने लगता है। क्योंकि भले ही वह अपने डैडी के साथ लड़ता झगड़ता हो, उसके डैडी उसे डांटते हो, पर वह जानता था कि उसके डैडी उससे बहुत प्यार करते हैं। दक्ष हमेशा रात को अपने डैडी के साथ ही सोता था।
अगर उसके डैडी उसके पास ना हो तो उसे नींद नहीं आती थी और ऐसा ही हाल अक्षय का भी था। वह अपने इमोशन किसी के भी सामने जाहिर नहीं करता था, या यूँ कहो कि उसे आता ही नहीं था कि अपने इमोशन किसी के सामने कैसे दिखता है। उसके लिए प्यार का मतलब ये था कि वह अपने लोगों को सुरक्षित रखे और उन्हें प्रोटेक्ट करे। अक्षय जब देखता है कि दक्ष अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे गोदी में लेने का इशारा कर रहा है तो वह तुरंत ही झुककर दक्ष को अपनी गोदी में ले लेता है और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहता है, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहा। इतना कहकर वो अपने असिस्टेंट के हाथ में से एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स ले लेता है और वह बॉक्स दक्ष को देते हुए कहता है, इसमें तुम्हारा नया फ़ोन है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे कॉल ज़रूर करना, और हाँ, अगर मैं तुम्हें कॉल करूं तो फटाफट से उठा लेना वरना वापस आकर पनिशमेंट दूंगा। अक्षय उसके बाद चाहत को वार्निंग भरी नज़रों से देखता है और दूसरा बॉक्स चाहत को देते हुए कहता है, और तुम अगर मेरे बेटे को उल्टी सीधी बातें सिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए यह बात याद रखना। वही चाहत अपने कांपते हाथों से उस बॉक्स को ले लेती है। दक्ष अपने डैडी से कहता है, डैडी आप स्वीटी को डरा क्यों रहे हैं, मैं अब कोई शैतानी नहीं करूंगा, पर आप जल्दी से वापस आ जाना। मुंबई में कुणाल अंश को लेकर विला से एयरपोर्ट के लिए निकल गया था क्योंकि वह सभी लोग कुणाल के प्राइवेट जेट में दिल्ली जाने वाले थे। उसके साथ जॉई और मारिया आंटी भी दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। कुणाल यहाँ से जाते वक्त बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो कोई कीमती चीज छूट रही हो, क्योंकि जब से वो यहाँ आया था तब से इसी विला में रहता था। इन 4 सालों में यह विला ही उसका घर बन गया था, पर आज वो ये सब छोड़कर जा रहा था, इसलिए उसे थोड़ा दुख हो रहा था। कुणाल ने उस विला की सुरक्षा के लिए अपने कई सारे बॉडीगार्ड यहाँ पर रखे थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में यह विला कोई खंडहर बन जाए। मुंबई एयरपोर्ट के सामने 10 से 12 गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें कुणाल कपूर बैठा हुआ था। वह तुरंत ही अंश को अपनी गोद में लेकर मारिया आंटी और जॉई का इंतजार करता है और अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है, जहां पर उसका प्राइवेट जेट खड़ा था। इस वक्त पूरा एयरपोर्ट सुनसान पड़ा था, क्योंकि कुणाल नहीं चाहता था कि उसके बेटे को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर रिपोर्टर आकर उसे परेशान करे, इसलिए कुणाल ने पहले ही कबीर को सारा एयरपोर्ट खाली करने के लिए कह दिया था। एपिसोड 32। मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ इस वक्त अस्पताल में बैठे बैठे इस चैप्टर को लिखकर अपलोड किया है, क्योंकि मुझे पता था आप सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की डिलीवरी हुई है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ हूँ। मैं कल जब फ्री होगी तब बड़ा चैप्टर डाल दूंगी। मुंबई में कुणाल अंश को अपनी गोद में लिए एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। इस वक्त उसके साथ मारिया और जॉई भी थे, जो कि सुनसान पड़े एयरपोर्ट को देख रहे थे। आज तक मारिया आंटी कभी भी प्लेन में नहीं बैठी थी, उन्होंने सिर्फ टीवी में ही एयरपोर्ट को देखा था, इसलिए वह अपना चेहरा इधर उधर की एयरपोर्ट को देख रही थी। वही जॉई किसी सिपाही की तरह कुणाल के साथ चल रहा था। उसे कुणाल से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ अंश की वजह से कुणाल के साथ जा रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था उस विला को छोड़कर दिल्ली जाने का, पर वह अंश को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह कुणाल के साथ जा रहा था, क्योंकि वो कभी भी ख्वाहिश के एहसान भूल नहीं सकता था। भले ही वह एक जानवर हो, पर उसे सब समझ आता था। वहीं एयरपोर्ट के बाहर से लेकर अंदर तक काले कपड़े पहने हुए कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ में राइफल लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वह अपनी चिल जैसी आंखों से पूरी जगह को प्रोटेक्ट करने में लगे थे। वही कुणाल के साथ भी 20 से 30 बॉडीगार्ड थे, जो कि वेल ट्रेन्ड थे। उन्होंने बाकी बॉडीगार्ड से काफ़ी अलग कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उनके कोट के बटन खुले थे, जिसकी वजह से उनकी कमर में लगी गन अच्छे से दिख रही थी। उनके ब्लैक कोट के राइट साइड पर बहुत ही यूनिक लोगो बना हुआ था, जिसमें कर्सिव राइटिंग में कपूर लिखा हुआ था। जब भी कुणाल कोई फंक्शन या फिर पब्लिक इवेंट में जाता था तो ये सभी बॉडीगार्ड हमेशा कुणाल के साथ साए की तरह रहते थे और उसे प्रोटेक्ट करते थे। उन्होंने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे वह बार बार कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और वह भी कुणाल के साथ तेज तेज कदमों से चलते हुए एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे। एयरपोर्ट का सारा स्टाफ बहुत डिसिप्लिन के साथ एक ही लाइन में खड़ा था और वह कुणाल के आने का वेट कर रहा था। वहीं इस वक्त कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोल सके या कुणाल के पास जा सके। वह सिर्फ अपना सर झुकाए किसी स्टैचू की तरह खड़े थे। वही कुणाल एयरपोर्ट में से होते हुए सीधा रनवे की ओर कदम बढ़ा देता है, जहां पर उसका प्राइवेट जेट खड़ा था। वही मारिया जब उस जेट को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुणाल अंश को अपनी गोद में लिए जेट की ओर जाने लगता है।
वहां रनवे होने की वजह से हवा काफी तेज चल रही थी, जिसकी वजह से कुणाल ने पहना हुआ ब्लैक कलर का लंबा ओवरकोट हवा में उड़ रहा था। उसके ब्राउन बाल हवा की वजह से बिखर कर उसके फोरहेड पर आ रहे थे, जिससे उसके बाल काफी मैसी हो गए थे। फिर भी उसका चेहरा बहुत ही हैंडसम लग रहा था, या यूं कहो कि इस लुक में वह कतई जहर लग रहा था। उसने अंश को अपनी बाहों में ऐसे छुपा कर रखा था मानो वह कोई कीमती खजाना हो। अंश ने भी अपने दोनों हाथ कुणाल की गर्दन पर लपेटकर अपना सर कुणाल के ओवरकोट में डाल दिया था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में सभी लोग प्राइवेट जेट के नज़दीक पहुंच जाते हैं। वही उस जेट में से 5 से 6 बॉडीगार्ड नीचे उतरते हैं, जो कि जेट का मुआयना करने गए थे, क्योंकि वह कुणाल को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि कुणाल कपूर फैमिली का हेड था, जिसकी वजह से उसके कई सारे दुश्मन थे। वही कुणाल सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगता है और प्राइवेट जेट के अंदर चला जाता है। वही मारिया भी कुणाल और जॉई के पीछे पीछे अंदर जाने लगती है। सभी लोग जेट में बैठ जाते हैं। कुणाल के साथ उसके पसंद 10 बॉडीगार्ड जेट के अंदर थे और बाकी बॉडीगार्ड दूसरे जेट में आ रहे थे, क्योंकि वह बॉडीगार्ड हमेशा ही कुणाल के साथ रहते थे। वह 10 बॉडीगार्ड जाकर पूरे जेट में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और किसी रोबोट की तरह बिना एक्सप्रेशन के वहां खड़े रहते हैं। वही मारिया जब जेट के अंदर का नज़ारा देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वहां पर बैठने के लिए सीट होगी, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो बहुत ही सलीके से राउंड शेप में 4 से 5 छोटे छोटे सोफे लगे हुए थे और अंदर का माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उस बड़े से हॉल के बावजूद आगे जाकर एक छोटा रूम बना हुआ था, जो कि ट्रांसपेरेंट था और उस पर कर्टन लगे हुए थे। वही कुणाल वहां से सीधा उस कमरे में चला जाता है और अंश को वहां पर पड़े बेड में सुला देता है, जो कि काफी सॉफ्ट था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर हवा भरी हो। वही कुणाल अंश को वहां लेटाकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है और वहां से सीधा मारिया आंटी के पास आ जाता है और वहां पड़े सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वही मारिया आंटी भी उसके सामने रखे सोफे पर बैठी हुई थी और वह अपनी नजरें इधर उधर किए पूरे जेट को देख रही थी। वह जब से आई थी तब से यही कर रही थी। वही जेट वहां से टेक ऑफ कर चुका था। जॉई इस वक्त मारिया आंटी के पास नीचे फर्श पर बैठा हुआ था और अपनी नजरें उस छोटे से रूम की ओर किए किसी शेर की तरह बैठा हुआ था। जॉई ने एक बार भी अपना सर उठाकर कुणाल को नहीं देखा था। वही वह तीनों ही अपनी अपनी जगह पर किसी रोबोट की तरह बैठे हुए थे। उनमें से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके पास कुछ बात करने को बचा ही नहीं था। मारिया आंटी भले ही कुणाल के साथ रहती हो, पर वह कभी कुणाल की क्रूएलिटी को भूल नहीं सकती थी। वह ख्वाहिश को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए वह किसी भी हालत में कुणाल को माफ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ अंश की वजह से कुणाल के साथ थी, वरना वह यहाँ पर आती ही नहीं। दूसरी तरफ कपूर पैलेस दिल्ली शहर से काफी दूर बना हुआ एक आलीशान पैलेस, जो कि कहने के लिए नहीं बल्कि सच में पैलेस था। उस पैलेस का पूरा एरिया कई एकड़ में फैला हुआ था। उसकी पूरी डिज़ाइन लखनऊ के पटोरी पैलेस से मिलती जुलती थी। उस पैलेस को कुणाल के दादाजी राघवेंद्र जी के पिता ने बनवाया था। वह 3 मंजिला पैलेस बहुत ही सुंदर था। उस पैलेस के लिविंग हॉल में एक बुजुर्ग आदमी बहुत ही एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।